हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी पे। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा था और हमने सिटिंग अरेंजमेंट के काफ़ी सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। दोस्तों, आपको अनअकैडमी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। अनअकैडमी में आपको डेली लाइव क्लासेज मिलती हैं। आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उस एग्जाम से रिलेटेड डेली लाइव क्लासेज आपको मिलने वाली है। डेली लाइव क्लासेज के साथ साथ लाइव टेस्ट सीरीज और क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरपीएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आपको जो भी यहाँ पे कोर्स मिलेगा वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा और एग्जाम के सिलेबस के बेस पर मिलेगा। और नेक्स्ट आपको मिलेगी अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी कि आप किसी भी वीडियो को, किसी भी कोर्स का रिवाइज आप कितनी भी बार कर सकते हो। यहाँ पे आपका जितने दिन का सब्सक्रिप्शन होगा उतने दिन में आप कोर्स को कितनी भी बार रिवाइज करो। अनअकैडमी का यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अब आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करना क्या है वो सुनो, कि आपको अपने मोबाइल में एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल करना है और अपना टारगेट चूज करना है कि मान लो आपका जो टारगेट है वो आप आरपीएससी, यहाँ पे आप आरपीएससी, बैंक, एसएससी, यूपीएससी कोई सा भी टारगेट यहाँ पे चूज कर सकते हो। देन आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन पे। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइम ड्यूरेशंस मिलेंगी कि आप कितने टाइम के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए आप सब्सक्राइब करोगे आपके लिए उतना ही फायदा होने वाला है। क्योंकि ध्यान रखना, आरपीएससी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत जल्दी कंडक्ट नहीं होता। कंडक्ट होने में आरपीएससी थोड़ा सा क्या लगाती है, टाइम लगाती है। साल, 1.5 साल, 2 साल तक का टाइम लग जाता है कभी कभी एग्जाम को कंडक्ट होने में। तो जितनी लंबी टाइम ड्यूरेशन का आप यहाँ पे कोर्स ज्वाइन करोगे आपके लिए उतना ही फायदा होने वाला है। मान लो आप 12 महीने का कोर्स ज्वाइन करते हो तो मैं आपको बता दूं कि 12 महीने के कोर्स की जो फीस यहाँ पे रहने वाली है वो रहने वाली है 7,000 रुपीज। लेकिन आपको 7,000 रुपीज पे नहीं करना है। मैं आपको अपना एक प्रोमो कोड प्रोवाइड करवा रहा हूँ, LK10। जब आप LK10 प्रोमो कोड यहाँ पे अप्लाई करोगे, देखो LK10 बैंक, एसएससी, आरपीएससी कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो इन सब में ही काम आने वाला है। और LK10 का कोड का यूज करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। और 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद आपके कोर्स की जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 6,300 रुपये। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ भाई कि 6,300 रुपये में आप 1 साल के लिए अनअकैडमी का अनलिमिटेड एक्सेस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप 24 महीने का कोर्स लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि 24 महीने के कोर्स की जो फीस है वो है 9100 रुपये, 9,100 रुपये। लेकिन आपको 9,100 रुपये पे नहीं करना, सेम आपको कोड अप्लाई करना है LK10। और जब आप LK10 कोड अप्लाई करोगे तो अगेन आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने के बाद आपके कोर्स की अगेन फीस रहेगी 8,190 रुपये। तो 8,190 रुपये में आप 24 महीने के लिए अनअकैडमी का अनलिमिटेड एक्सेस वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर इसके रिगार्डिंग आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब करो अनअकैडमी को और कोड यूज करो LK10 और आपको 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। बेल आइकन को आपको दबाते रहना है भाई, क्योंकि बेल आइकन से मेरे जितने भी वीडियो आपके पास आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पहले ही पहुंच जाएगा, जिससे आप अपना प्रीसियस टाइम में से कुछ टाइम निकाल सको। देखो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा था और मैं आपको बता दूं आज सिटिंग अरेंजमेंट का तीसरा पार्ट था सर्कुलर वेस्ट का। और सर्कुलर वेस्ट में भी जो कंडीशन आपकी चल रही थी वो चल रही थी सेंटर फेसिंग की। और आपको ध्यान रखना है, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि सर्कुलर फॉर्म में सेंटर फेसिंग का आज लास्ट दिन है, जिसमें हम जितने भी आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे उन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले ही कह दिया था कि मीडियम का कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए,
क्योंकि देखो मीडियम आपका हिंदी हो या फिर आपका मीडियम इंग्लिश हो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको तो सिर्फ एक ही चीज देखते रहना है भाई कि यहाँ पे आपकी समझ में आ रहा है या फिर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मीडियम का कोई भी फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है कि 9 फ्रेंड है आपके पास, 9 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल with equal distance between each other facing the center but not necessarily in the same order। देखो आपके पास सबसे पहली कंडीशन दे रखी है कि 9 फ्रेंड है आपके पास और इन 9 फ्रेंड्स के जो फेस है वो सेंटर की साइड है, और आपसे बोला गया है कि सारे के सारे फ्रेंड एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और फेस इनका कहाँ पे है, सेंटर की साइड। तो याद करो भाई, जब मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि आपको यहाँ पे जितने पर्सन देता है उसकी जस्ट आधी संख्या में लाइन खींचनी है। अगर आपके पास 8 पर्सन थे तो आपने 4 लाइन खींची थी, अगर 10 पर्सन थे तो आपने 5 लाइन खींची थी, लेकिन अगर आपके पास 9 पर्सन है तो लाइन कितनी खींचोगे आप, 9 का आधा 4.5। अब देखो 4.5 लाइन आपको खींचनी कैसे है, मान लो 1, ये 2, ये 3 और ये आपके पास 4, ये तो आपके पास 4 लाइन हो गई। एक लाइन आप कहीं पे भी खींच दो, ये आपने एक लाइन और खींच दी तो आपके पास टोटल जो यहाँ पे पोजीशन बनी है वो 9 पोजीशन बनी है। और आपको ध्यान रखना है एक पोजीशन पर केवल कितना पर्सन बैठने वाला है, एक ही पर्सन बैठने वाला है। अब सारे के सारे पर्सन के फेस सेंटर की साइड है और आपको पहले ही बता दिया कि जब सारे के सारे पर्सन के फेस सेंटर की साइड है तो अगर आप पर्सन को लेफ्ट की साइड बैठाओगे तो हमेशा क्लॉकवाइज बैठाओगे, और अगर आप पर्सन को राइट की साइड बैठाओगे तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बैठाओगे। ये मुद्दा आपके पास था। मैंने आपको एक कंडीशन और बताई थी भाई कि जब भी किसी पर्सन का फेस सेंटर की साइड दे रखा होता है तो जो आपका लेफ्ट होता है वो हमेशा इसका लेफ्ट होता है और जो आपका राइट होता है वो हमेशा इसका राइट होता है। क्लियर है मामला? अब सुनो ध्यान से। आपसे पहली जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। देखो जो डी है वो एफ के राइट को दूसरा बैठा है। तो सबसे पहला सेम क्वेश्चन कि कौन किसके राइट को बैठा है, तो कौन बैठा है भाई डी, और किसके राइट को बैठा है, एफ के राइट को। तो मैं कह सकता हूं एफ को आपने यहां पे बैठाया, एफ का फेस सेंटर की साइड है, ये इसका लेफ्ट और ये इसका क्या है, राइट। और आपसे बोला है एफ के राइट को दूसरा डी बैठेगा, तो मैं कह सकता हूं भाई एफ का राइट इधर की साइड बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और एफ के राइट को पहला और दूसरा, यहां पे आपने किसको बैठा दिया, डी को। तो ये आपकी पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई भाई कि एफ की राइट को सेकंड कौन बैठ गया है, डी बैठ गया है। अगली कंडीशन दे रखी है ओनली 2 pupils सिट बिटवीन डी एंड सी। देखो डी और सी के बीच में 2 पर्सन बैठेंगे। अब आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि डी और सी के बीच में आपके 2 पर्सन यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, और अगर आप सी को यहाँ पे बैठाना चाहो तो डी और सी के बीच में 2 पर्सन आपके यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं भाई कि अब आपकी यहाँ पे सी की कितनी पॉसिबिलिटी बनने वाली है, 2 पॉसिबिलिटी बनने वाली है। और जहां पे मैंने कहा था 2 पॉसिबिलिटी बने वहां पे एक हल्का सा डायग्राम और क्या कर लो, आप ड्रॉ कर लो। लेकिन ध्यान रखना जो कंडीशन आपने इस डायग्राम में बनाई है वही कंडीशन उस डायग्राम में बनाओगी। तो मैं कह सकता हूं एफ ये रहा, और एफ की राइट को सेकंड कौन हो गया है, आपका डी हो गया है। और अगला मुद्दा है डी और सी के बीच में 2 पर्सन है, तो देखो एक में तो सी को आपने ऊपर की साइड रख दिया और एक में आपने सी को नीचे की साइड रख दिया। तो देखो डी और सी के बीच में कितने पर्सन हो गए, 2 पर्सन हो गए। अगला दिया है H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। देखो H किसका पड़ोसी है, E का पड़ोसी है। अब आपके पास एक मुद्दा तो आ गया भाई कि H E का पड़ोसी है, लेकिन H और E को बैठाओगे कहां पे, आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे H और E के बारे में बनने वाली है, और हमें ये भी नहीं पता भाई कि H E के राइट में बैठा है या फिर H E के लेफ्ट में बैठा है। हमें सिर्फ ये पता है कि H E के बगल में बैठा है। तो देखो ना तो अभी मुझे H के बारे में कुछ पता है और ना ही मुझे E के बारे में अभी कुछ पता है, तो ना तो मैं अभी H को बैठा सकता हूं और ना ही मैं अभी E को बैठा सकता हूं। अगली कंडीशन जो आपके पास दे रखी है वो दे रखी है neither H nor E is an immediate neighbor of C और D। देखो आपके पास मुद्दा है कि H में से और E में से ना तो कोई सी के बगल में बैठा है और ना ही कोई डी के बगल में बैठा है। अब एक बार बताओ, एच और
ई में से ना तो कोई डी के बगल में बैठेगा, तो एक बार बताओ यहाँ पे इन दोनों में से कोई नहीं आएगा, एच और ई में से, ठीक है। एच और ई में से कोई भी पर्सन आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा। अगला मुद्दा है आपके पास कि एच और ई में से कोई भी पर्सन आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा, और एच और ई में से कोई भी पर्सन आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा। मतलब एच और ई ना तो सी के बगल में बैठा है और ना ही डी के बगल में बैठा है। तो मैं कह सकता हूं भाई कि या तो यहाँ पे एच आ सकता है और या फिर यहाँ पे ई आ सकता है, या फिर यहाँ पे एच आ सकता है या फिर यहाँ पे ई आ सकता है। एच और ई फिक्स हो गया। अगर एच एफ के बगल में आएगा तो ई आगे चला जाएगा, अगर ई एफ के बगल में आएगा तो एच आगे चला जाएगा। यही मुद्दा है आपके पास। सुनो, आपके पास मुद्दा क्या है कि एच और ई में से ना तो कोई सी के बगल में बैठा है, तो देखो एच और ई में से ना तो कोई सी के बगल में बैठेगा और ना ही एच और ई में से कोई डी के बगल में बैठेगा, तो देखो एच और ई में से कोई डी के बगल में भी नहीं बैठेगा। तो मैं कह सकता हूं भाई अब एच और ई की कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है आपके पास, ये 3 पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ पे तीनों पोजीशन में से एच और ई आपका कहीं पे भी आ सकता है। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नेक्स्ट देखो आगे, अगला दिया है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई। देखो ए के और ई के बीच में 2 पर्सन है। अब एक छोटी सी बात बताओ, अगर आप ई को यहाँ पे रखना चाहोगे तो ई अगर यहाँ पे आएगा तो 2 पर्सन यहाँ पे आपका ए नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सी बैठा है। अगर आप ई यहाँ पे रखोगे और ई और ए के बीच में 2 पर्सन बैठाओगे तो आपका ए यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे डी बैठा है। तो मैं कह सकता हूँ भाई कि यहाँ पे तो ई नहीं आएगा, और जब यहाँ पे ई नहीं आएगा तो यहाँ पे कौन फिक्स हो जाएगा आपका एच, और जब यहाँ पे एच फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे कौन फिक्स हो जाएगा आपका ई। ठीक है, यहाँ पे कौन फिक्स है आपका सी, और यहाँ पे कौन फिक्स है आपका डी। अभी इन जो बचे हुए हैं उनको मैं एक बार हटा देता हूं, ठीक है। ये एच और ई की पोजीशन हमने बनाई थी, यहां से भी एच और ई आपका हट गया और यहां से भी एच और ई आपका हटे गया है, ठीक है। और ये मुद्दा आपके पास किसका था, इस वाली सिचुएशन का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है कि अब एक बार बताओ, अब आपके पास जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, सुनो। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई। ए की और ई के बीच में केवल 2 पर्सन है। अब एक बार बताओ, ए की और ई के बीच में केवल 2 पर्सन है, तो मैं कह सकता हूं भाई ए आपका यहाँ पे भी आ सकता है और ए आपका यहाँ पे भी आ सकता है। ए और ई के बीच में कितने पर्सन हो गए आपके, 2 पर्सन हो गए। अगली कंडीशन दे रखी है जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट को तीसरा जी बैठेगा। अब एक बार तो ए आपका अगर यहाँ पे बैठा है तो ए के राइट को पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे तो जी नहीं आ सकता, मतलब यहां से आपका ए क्या हो गया है, कैंसिल। तो ए कहां पे सेट हो गया आपका यहाँ पे, और ए के राइट को पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पे किसको सेट कर दिया आपने, जी को। क्लियर है मामला। और यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा है, एफ। ऊपर वाले डायग्राम में चले, यहाँ पे आपका एफ ऑलरेडी है, यहाँ पे आपका सी फिक्स है और यहाँ पे आपका डी भी क्या है, फिक्स है। लेकिन अभी एच की और ई की पोजीशन फिक्स नहीं है, और जब एच की और ई की पोजीशन अभी फिक्स नहीं है तो मैं कह सकता हूं भाई ई आपका यहाँ पे भी तो नहीं आ सकता। क्यों, ई और ए के बीच में 2 पर्सन है, तो इधर भी ई और ए के बीच में 2 पर्सन नहीं बैठ सकते, और इधर की साइड भी ई और ए के बीच में 2 पर्सन नहीं बैठ सकते, मतलब यहाँ पे ई नहीं आ सकता। अब देखो ई को आप यहाँ पे भी बैठा सकते हो, और मैं कह सकता हूँ भाई ई को आप यहाँ पे भी बैठा सकते हो। समझ रहे हो आप लोग, तो दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो देखो इधर की साइड तो ई की बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनने वाली है, तो ऊपर वाली कंडीशन को थोड़ा सा बाद में देख लेंगे हम लोग। अगला आपके पास मुद्दा दिया है बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। देखो सी के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठा है, बी। अगर आपका सी कहां पे बैठा है, यहाँ पे, तो सी का लेफ्ट बनेगा क्लॉकवाइज, तो सी के लेफ्ट को सेकंड कौन हो जाएगा, बी। अगर आपका सी यहाँ पे बैठा है तो मैं कह सकता हूँ भाई सी के लेफ्ट को सेकंड कौन हो जाएगा, बी। देखो यहाँ पे तो आपका बी कौन हो गया है, सेट। अब आपको पता है जब यहाँ पे बी सेट हो गया तो अब यहाँ पे एच और ई में से कोई बंदा नहीं आ सकता। तो अब एच और ई की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी भाई, यहाँ पे या तो एच और ई में से कोई पर्सन यहीं पे इन दोनों सिचुएशन में ही बैठेगा। लेकिन आपको पता है यहाँ पे ई तो बैठेगा नहीं, क्योंकि ई और ए के बीच में आप 2 पर्सन नहीं बैठा सकते। तो यहाँ पे एच आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, आपका ई आ जाएगा। और एक मुद्दा आपके पास दे रखा था, ए के राइट को थर्ड जी बैठेगा। अब एक बार बताओ, ई अगर आपका यहाँ पे आ गया तो मैं कह सकता हूँ भाई अब ए की पोजीशन या तो यहाँ पे बन सकती है, ए को यहाँ पे बैठाओगे तो ए के राइट को पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे जी नहीं बैठ सकता। तो मैं कह सकता हूँ भाई ए यहाँ पे नहीं आएगा, और जब ए यहाँ पे नहीं आएगा तो ए कहाँ पे सेट हो जाएगा आपका यहाँ पे, और ई और ए के बीच में 2 पर्सन हो गए। ए यहाँ पे है तो ए के राइट को पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पे कौन सेट हो जाएगा, जी। क्लियर है भाई मामला। अब देखो यहाँ पे एच सेट हो गया है और यहाँ पे ई सेट हो गया है। अब आपके पास अभी 2 पर्सन और बचे हैं,
थोड़ा सा शांति रखना आप लोग। अगली कंडीशन आपके पास दे रखी है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ई। देखो सी के और ई के बीच में केवल एक पर्सन है, और जब सी और ई के बीच में केवल एक पर्सन है तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ऊपर वाली सिचुएशन में सी और ई के बीच में एक पर्सन है क्या? नहीं, तो ऊपर वाली सिचुएशन तो गलत हो गई। अब आपको पता है सी और ई के बीच में कितना पर्सन है? एक पर्सन। अब एक बात बताओ मुझे, आपने 8 पोजीशन फिक्स कर दी, अब आपके पास एक पर्सन यहाँ पे बचा है। अगर मैं यहाँ पे एक पर्सन की बात करूं तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया। आपके पास बचा कौन? आई। तो मैं कह सकता हूं भाई यहाँ पे कौन आ जाएगा? आपका आई आ जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अगर आप क्वेश्चन को टेक्निक के हिसाब से करोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आने वाली है भाई, ठीक है। ऐसे नहीं समझना है आपको भाई मास्टर इजी इजी से क्वेश्चन करवा रहा है, नहीं। अगर आपको पहली बार में ये क्वेश्चन आपको दे दूं तो आपका दिमाग झंझना जाएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पॉसिबिलिटी तो हमने बहुत बनाई है, अगर आप इसको सिंगल डायग्राम में भी सॉल्व करोगे तो भी आपका दिमाग झंझना जाएगा, और 15-20 आधे घंटे से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। ये क्वेश्चन इजी तभी हुआ है जब आपने कितने डायग्राम बनाए हैं? 2 डायग्राम यहाँ पे बनाए हैं। और ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप बैंकिंग का एग्जाम देने जाओगे तो जहां पे पॉसिबिलिटी बनेगी वहां पे डायग्राम ड्रॉ कर ही लेना आपके लिए फायदे वाली बात होगी। लेकिन डायग्राम केवल मैक्सिमम 2 ही ड्रॉ करने हैं, ऐसा नहीं कि आप दिन भर डायग्राम ही ड्रॉ करते रहो और 60 मिनट का पेपर आपका खत्म ही हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है डायग्राम भी आपको 2 ही ड्रॉ करने हैं, और 2 ही डायग्राम में कोशिश करनी है सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म करने की। क्लियर है भाई? अब इसका क्वेश्चन क्या दे रखे हैं वो सुनो। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है हु अमोंग्स, देखो मैं यहाँ पे एक बार कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन को, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होगी भाई? आसानी होगी। ये आपके पास टोटल कितने पर्सन हो गए? 9 पर्सन, ठीक है। अब ये 9 पर्सन हो गए तो आपके पास है एफ एच ई आई सी। देखो यहाँ पे आपके पास एफ बैठा है, यहाँ पे एच बैठा है, यहाँ पे ई बैठा है, यहाँ पे आई बैठा है, और यहाँ पे सी बैठा है, ठीक है ना। नेक्स्ट दे रखा है जी बी डी ए। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन है जी बी डी ए, जी बी डी ए। ये आपने क्या कर लिया है भाई? इस कंडीशन को यहाँ पे उठा के कॉपी कर लिया है। अब इसके हिसाब से हम आंसर्स को डायरेक्टली दे सकते हैं। देखो आपके पास पहला क्वेश्चन है हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड आई। ए के और आई के ठीक बीच में कौन बैठा है? अब एक बार बताओ, ए के और आई के बीच में, अच्छा हु नहीं है, हाउ मैनी होगा ये, ठीक है ना, कितने परसेंट। आपके पास यहाँ पे हाउ मैनी होगा भाई, हु नहीं होगा, ध्यान रखना। आपके पास मुद्दा है कि ए की और आई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं जब ए के लेफ्ट साइड से काउंट किया जाता है। देखो एक बात बताओ, जब आप ए के लेफ्ट साइड से काउंट करोगे तो ए आपके पास ये रहा, ए का लेफ्ट बनेगा क्लॉकवाइज, और ए के लेफ्ट साइड से अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 और 3, तो मैं कह सकता हूं ए और आई के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे? 3 पर्सन। तो पहले का आंसर आपके पास 3 हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास दिया है वो दिया है इफ ई एंड बी इंटरचेंज देयर प्लेस एंड सो डू ए एंड सी, देन हु विल सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड ई। देखो आपके पास मुद्दा है ई और बी आपस में क्या कर ले भाई? अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ले। अब एक बार बताओ, ए और बी आपस में अगर अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो मैं कह सकता हूं भाई यहाँ पे कौन आ जाएगा? बी, और यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा? ई। ई और बी ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, और आपसे बोला है ए और सी भी आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर ले, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई? ए, और यहाँ पे कौन चला जाएगा? सी। तो अब आपसे पूछा है हु विल सिट एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड ई। देखो ए की और ई के ठीक बीच में, अब आपको पता है ए आपका यहाँ पे आ चुका है और ई आपका यहाँ पे आ चुका है, तो ए की और ई के ठीक बीच में अब कौन आ जाएगा? आपका जी। तो आंसर जो आपके पास बनेगा वो जी बनेगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। कर लोगे भाई सेकंड क्वेश्चन को? ऐसा कोई भी भला इंसान है जिसको सेकंड क्वेश्चन में दिक्कत आई हो, लेकिन ध्यान रखना है ये तो हमने चेंज किया था क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन वास्तविकता में तो कंडीशन क्या है आपके पास? यही वाली है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है सेकंड क्वेश्चन में? नेक्स्ट देखो तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, सुनो। तीसरे क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। फोर अमॉन्ग द गिवन 5 पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। आपके पास सीधा सा मुद्दा है
इन पांचों ऑप्शंस में चार तो एक जैसे होंगे, आपको निकालना है एक अलग वाला कि इन चारों में से अलग कौन सा होगा। आपको ध्यान रखना है इन पांचों में से चार ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो एक जैसे होंगे, आपको उस ऑप्शन का चुनाव करना है जो कैसा है, बिल्कुल अलग दे रखा हो। तो आपके पास दे रखा है बी ए। अब एक बार बताओ, आपके पास मुद्दा है बी ए, तो मैं कह सकता हूं बी के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठा है ए, तो मैं कह सकता हूं भाई कि बी के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठा है ए। अगला है आई ई। अब आपको पता है आई और ई के बीच में कितना परसेंट बैठा है भाई, 0% बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, अगला है ए डी। अब आपको पता है भाई, एक बार बताओ, आई के राइट में कौन बैठा है, ई बैठा है, और ए के राइट में भी कौन बैठा है, डी बैठा है। अगला है जी सी। अब मैं कह सकता हूं भाई यहाँ पे जी के राइट में भी कौन बैठा है, सी, तो देखो जी के राइट में भी कौन बैठा है, सी, और बीच में यहाँ पे भी 0% है और यहाँ पे भी 0% है। अगला है एच और एफ, और यहाँ पे भी एच के राइट में कौन बैठा है भाई, एफ बैठा है, और यहाँ पे भी बीच में कितने परसेंट है, 0। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बीच में 0%, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे भी 0, लेकिन यहाँ पे बीच में कितने परसेंट है, 2। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि डिफरेंस कौन सा हो गया है आपका, बी ए, ये आपका डिफरेंस हो गया। तो क्वेश्चन आपके पास बी ए आंसर आपका चला गया है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट को दूसरा कौन बैठा है। अब एक बार बताओ, जी कहां पे है आपका, ये रहा, ठीक है। आपके पास जी ये रहा, और जी का राइट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो जी के राइट को सेकंड कौन बैठेगा भाई, आई बैठेगा। तो बताओ जी के राइट को सेकंड कौन हो गया है, आई, तो आंसर आपके पास कौन है, आई। लास्ट जो क्वेश्चन आपके पास दिया है वो दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। आपके पास मुद्दा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन आना चाहिए। तो देखो आपके पास दिया है ए बी सी डी ई एफ। देखो एक बात बताओ, आपके पास मुद्दा है कि ए के राइट को सेकंड बी, बी के राइट को सेकंड कौन है, सी, ठीक है। उसके बाद आपके पास दिया है, नहीं यहां पे ए बी सी डी नहीं है। अगला आपके पास मुद्दा है ई। अब आपको पता है भाई ई के राइट को सेकंड, सॉरी सी के राइट को सेकंड कौन बैठा है, ई, और आपको पता है भाई ई के राइट को सेकंड को कौन बैठा है, एफ। अब आपके पास मुद्दा है ई के राइट को सेकंड को कौन बैठा है, एफ। अब आपको निकालना है एफ के राइट को सेकंड, तो एफ के राइट को सेकंड कौन आ जाएगा, डी। तो आंसर जो आपके पास बनेगा वो कौन बनेगा, डी बनेगा। राइट को सेकंड चलता चल रहा है क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर आपके पास कौन चला जाएगा, डी। ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, अभी कंप्लीट हो गया है। देखो मैं बार बार आपसे एक ही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कंडीशन में तुक्का नहीं लगाना है। अगर आप क्वेश्चन में तुक्का लगाओगे तो मामला इतना ज्यादा फंस जाएगा भाई कि आप किसी भी कंडीशन में एग्जाम में नहीं टिक पाओगे। और आपको पता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि एक एक सेकंड आपने कहां पे यूटिलाइज किया है। और सीधी सी बात आपके पास ये है कि आप इजी इजी क्वेश्चन को सॉल्व करके भाई एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम का लेवल आजकल इतना आ गया है कि आप थोड़ा सा समझ नहीं पाओगे कि एग्जाम में पूछा क्या गया है और आंसर किस तरीके से देना है। आपके पास वो वाला क्वेश्चन हो गया। अब आप मुझे फटाफट इस वाले क्वेश्चन का आंसर को जल्दी से देखो, दोनों की आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट लो भाई इसका, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से इसका, ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप और फटाफट फटाफट से सॉल्व करो। इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। टाइम दे रहा हूं मैं, टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट खत्म, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट आप दोनों इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। आपके पास टाइम जो है वो कुल मिला के टाइम है भाई 5 मिनट का। 5 मिनट का आपके पास टाइम है और 5 मिनट में इस क्वेश्चन को क्या कर दो, फटाफट से आप खत्म कर दो जल्दी, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है अब।
जल्दी करो भाई फटाफट से। 2 मिनट खत्म हो गए भाई, जल्दी करो।
8 मिनट खत्म हो गए भाई, जल्दी करो। हाँ भाई, 5 मिनट खत्म हो गए आप लोगों के, सॉल्व करना बंद कर दो आप लोग, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। देखो, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते भी चलेंगे। P, Q, R, S, T, V, W and X are captains of 8 different cricket team: Australia, New Zealand, India, Pakistan, Sri Lanka, England, West Indies and South Africa, but not necessarily in the same order. All of them are seated around a circular table and are facing the center. देखो, आपके पास टोटल पर्सन है 8 पर्सन एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, और सारे के सारे पर्सन के फेस कहाँ पे है? सेंटर की साइड। कंडीशन आपके पास सेम है, टोटल 8 पर्सन है, एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, और सारे के सारे पर्सन के फेस कहाँ पे है? सेंटर की साइड। और आपको पता है सेंटर की तरफ फेस करके अगर बैठे हैं तो आपके लेफ्ट और राइट और इसके लेफ्ट और राइट कैसे होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। आपके पास पहली कंडीशन दे रखी है, P इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ श्रीलंकन कैप्टन। देखो, श्रीलंका वाले कैप्टन के लेफ्ट को तीसरा कौन बैठा है? P। तो मैं कह सकता हूं भाई यहाँ पे आपके पास श्रीलंका है, श्रीलंका का जो लेफ्ट बनेगा वो आपके लेफ्ट के हिसाब से बनेगा, आपका लेफ्ट बनेगा क्लॉकवाइज। तो श्रीलंका के कैप्टन के लेफ्ट को पहला, दूसरा और यहाँ पे तीसरा कौन आ जाएगा? P। तो श्रीलंका के कैप्टन को लेफ्ट को तीसरा कौन आ गया है? P आ गया है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। देखो, टी और डब्ल्यू के बीच में केवल कितने पर्सन है? 2 पर्सन। लेकिन टी लेफ्ट की साइड है डब्ल्यू के, या फिर टी राइट की साइड है डब्ल्यू के? अभी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अगला दिया है, नीदर टी नॉर डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। देखो, आपके पास मुद्दा है कि ना तो टी और ना ही डब्ल्यू किसके पड़ोसी हैं? भाई पी के पड़ोसी हैं। अब एक बात तो, टी और डब्ल्यू में से कोई भी पर्सन आपका यहाँ पे भी नहीं आ सकता। और अगली कंडीशन है, टी और डब्ल्यू में से कोई भी श्रीलंका का कैप्टन भी नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ भाई टी और डब्ल्यू में से कोई भी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। और जब टी और डब्ल्यू में से कोई भी पर्सन यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो एक बात बताओ, टी और डब्ल्यू की कंडीशन तो फिक्स हो गई। और टी और डब्ल्यू की कंडीशन क्या फिक्स हुई है भाई? वो सुन लो ध्यान से, कि या तो यहाँ पे टी आएगा और टी और डब्ल्यू के बीच में 2 पर्सन है तो यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, या फिर यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? टी। तो टी और डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन हो गए भाई? 2 पर्सन हो गए, और टी और डब्ल्यू की पोजीशन भी क्या हो गई? फिक्स हो गई। इसके अलावा टी और डब्ल्यू आपका और कहीं पे नहीं आ सकता। तो मैं यहाँ से कंडीशंस को हटा दूं कि भाई या तो यहाँ पे टी आ सकता है या फिर डब्ल्यू आ सकता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है कि टी डब्ल्यू के राइट में है या फिर टी डब्ल्यू के लेफ्ट में है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो आगे। अगला आपके पास दिया है, द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस। देखो, अगला मुद्दा आपके पास क्या है? एस के राइट को पहला और दूसरा, और यहाँ पे जो पर्सन आएगा वो कौन आएगा? साउथ अफ्रीका का कैप्टन। तो जो साउथ अफ्रीका का कैप्टन है वो एस के राइट को कौन सा है? दूसरा। एस इज एन नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। देखो, एस किसका पड़ोसी नहीं है? पी का। तो मैं कह सकता हूँ भाई एस यहाँ पे नहीं आ सकता और एस आपका यहाँ पे भी नहीं आ सकता। एक बात बताओ, एस यहाँ पे आ नहीं सकता, पी बैठा है, एस यहाँ पे आ नहीं सकता, एस यहाँ पे आ नहीं सकता, डब्ल्यू और टी में से कोई एक पर्सन आएगा। एस श्रीलंका का कैप्टन हो सकता है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे साउथ अफ्रीका आ सकता है। एस यहाँ पे आ सकता है तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका आ जाएगा, एस आपका यहाँ पे आ नहीं सकता।
एस अगर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका आ जाएगा और एस यहाँ पे आ नहीं सकता। तो मैं कह सकता हूँ भाई एस या तो श्रीलंका के सामने आ सकता है और या फिर आपका एस यहाँ पे आ सकता है, इसके अलावा और कहीं पे एस नहीं आएगा। अगला आपके पास मुद्दा है एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। देखो एस किसका पड़ोसी नहीं है, पी का पड़ोसी नहीं है। अगली कंडीशन है एस इज नॉट श्रीलंकन कैप्टन एंड पी इज नॉट द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका। देखो एस श्रीलंका का कैप्टन नहीं है और जब एस श्रीलंका का कैप्टन नहीं है तो एस आपका यहां से भी कैंसिल हो गया और पी आपका साउथ अफ्रीका का कैप्टन नहीं है। तो मैं कह सकता हूं भाई साउथ अफ्रीका के कैप्टन को लेफ्ट को सेकंड आपका एस बैठा होगा तो एस आपका यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो एक बार तो एस यहाँ पे आ नहीं सकता, एस यहाँ पे आ नहीं सकता, एस यहाँ पे आ नहीं सकता। तो मैं कह सकता हूं एस केवल एक ही जगह आ सकता है यहाँ पे और जब यहाँ पे एस आ जाएगा तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कौन सा कैप्टन आ जाएगा भाई, साउथ अफ्रीका। एस और साउथ अफ्रीका को प्लेस करने में कोई दिक्कत है किसी को? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है भाई जिसके ये समझ में नहीं आया कि एस को और साउथ अफ्रीका को हमने प्लेस किस तरीके से कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक का मामला? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब देखो एस और साउथ अफ्रीका की कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास दे रखी है द ऑस्ट्रेलियन कैप्टन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। वी के लेफ्ट को तीसरा ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के कैप्टन एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। देखो ऑस्ट्रेलिया का जो कैप्टन है वो वी के लेफ्ट को कौन सा है, तीसरा। अब एक बार बताओ मुझे, अगर आपका वी कहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, तो v अगर यहाँ पे आ जाएगा तो v के लेफ्ट को तीसरा, p के सामने कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला मुद्दा क्या है आपके पास, अगर आप v को कहां पे रखना चाहो, यहाँ पे, तो v के लेफ्ट को तीसरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकता। अगर आप v को यहाँ पे रखना चाहोगे तो v के लेफ्ट को तीसरा ऑस्ट्रेलिया तो आ जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया किसका पड़ोसी नहीं है भाई, श्रीलंका का। तो मैं कह सकता हूँ श्रीलंका के सामने आ गया v और पी के सामने कौन आ गया, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा और कोई कंडीशन वी की और ऑस्ट्रेलिया की नहीं बनेगी। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, सुनो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड द इंडियन कैप्टन। देखो एस और इंडियन कैप्टन के बीच में कितना पर्सन है, एक पर्सन। अब आपको पता है एस आपका यहाँ पे फिक्स है, ऊपर तो इंडियन आ नहीं सकता क्योंकि साउथ अफ्रीकन बैठा है। तो मैं कह सकता हूँ भाई इंडियन किसके सामने आ जाएगा, डब्ल्यू या टी के सामने, या तो डब्ल्यू इंडिया का होगा या फिर टी इंडिया का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। अगली कंडीशन आपके पास दे रखी है कैप्टेन्स ऑफ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। देखो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी हैं। और जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो मैं कह सकता हूँ भाई या तो पाकिस्तान यहाँ पे आ जाएगा तो न्यूजीलैंड आपका यहाँ पे आ जाएगा, और या फिर यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आपका न्यूजीलैंड आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा और कोई पोजीशन पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड की नहीं बनेगी। अगला मुद्दा आपके पास दे रखा है क्या, एस इज नॉट द कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड। देखो एस किसका नहीं है, न्यूजीलैंड का। और जब एस न्यूजीलैंड का नहीं है तो मैं कह सकता हूँ ये कहाँ का हो गया, पाकिस्तान का। और जब ये पाकिस्तान का हो गया तो ये कहाँ का हो गया है, न्यूजीलैंड का। ठीक है, यहाँ तक का मुद्दा। नेक्स्ट देखो आगे। अगली दे रखी है आपके पास ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। क्यू और इंग्लैंड के कैप्टन के बीच में केवल एक पर्सन है और इंग्लैंड का कैप्टन जो है वो एक्स का पड़ोसी है। अब एक बार बताओ, क्यू और इंग्लैंड के कैप्टन के बीच में एक पर्सन है और इंग्लैंड का कैप्टन किसका पड़ोसी है, इंग्लैंड का कैप्टन पड़ोसी है, एक सेकंड रुको, यहां से मैं वी को हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वी तो आपका फिक्स कर दिया, वो तो हमने पोजीशन बना के देखी थी। इसको भी मैं यहां से गायब कर देता हूँ और इसको भी मैं यहां से क्या कर देता हूँ, गायब कर देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास मुद्दा क्या था वो सुनो। आपके पास मुद्दा था कि क्यू और इंग्लैंड के कैप्टन के बीच में एक पर्सन बैठा है और इंग्लैंड का कैप्टन किसका पड़ोसी है, एक्स का पड़ोसी है। अब एक बार तो क्यू और इंग्लैंड के कैप्टन के बीच में एक पर्सन, अब एक बार तो यहाँ पे क्यू आ नहीं सकता, यहाँ पे क्यू आ नहीं सकता, यहाँ पे क्यू आ नहीं सकता और यहाँ पे क्यू आ नहीं सकता। तो मैं कह सकता हूँ भाई क्यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, इंग्लैंड। और इंग्लैंड का कैप्टन किसका पड़ोसी हो जाएगा, एक्स का। तो यही पोजीशन बचेगी आपके पास। तो यहाँ पे Q फिक्स हो गया और यहाँ पे X फिक्स हो गया। अभी देखो W और T की कंडीशन फिक्स नहीं हुई, आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा क्या है आपके पास, सुनो, W एंड Q आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। देखो W और Q एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है
और जब W और Q एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है तो Q फिक्स है, तो Q की बगल में W नहीं आएगा, T आ जाएगा। और जब यहाँ पे T आ जाएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, W आ जाएगा। ठीक है भाई, अब एक बार तो यहाँ पे T फिक्स हो गया और यहाँ पे D फिक्स हो गया। अब एक पर्सन और बच गया, एक पर्सन आई थिंक R बच गया। R कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, और कंट्री तो आपके पास सारी हो ही गई कि यहाँ पे इंग्लैंड, ये साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। एक कंपनी और बच गई, एक कंट्री और बच गई आपके पास, कौन सी, वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज किसके सामने आ जाएगी, क्यू के सामने। और ये आपका भाई ले दे के क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इजीली आप क्वेश्चंस के क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो। बशर्ते कंडीशन आपके पास यही है कि आप किसी भी क्वेश्चन में तुक्का ना लगाओ। देखो मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको बनाना है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाने का एक ही तरीका है कि आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तुक्का नहीं लगाओगे। अगर आप तुक्का लगाओगे तो आपका फुक्का बन जाएगा, ध्यान रखना आप। ठीक है भाई, अब सुनो, आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन टी एंड द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम टी। अगर टी से घड़ी की दिशा में गिना जाए तो टी और इंग्लैंड के कप्तान के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। देखो टी से घड़ी की दिशा कंडीशन कौन सी है, ये वाली। तो इंग्लैंड और टी के बीच में एक पर्सन और दो पर्सन। तो मैं कह सकता हूँ भाई टी और इंग्लैंड वाले के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, दो पर्सन बैठे हैं। तो आंसर आपके पास कितना है, दो। अगला आपके पास दिया है हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम। ऑस्ट्रेलिया की टीम का कैप्टन कौन है। अब एक बार बताओ, ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर मैं कैप्टन की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का कैप्टन हो गया पी। तो आंसर आपके पास कौन है भाई, पी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम का कैप्टन कौन हो गया है, पी हो गया है। अब देखो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर तो आप लोग दे ही लोगे। ठीक है, क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे लोगे, इतने समझदार तो भाई आप लोग हो कि आपको क्वेश्चंस का आंसर देने में कोई दिक्कत आए। तो फटाफट मुझे चारों क्वेश्चंस के आंसर दे दो, फटाफट से आंसर दो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है, लो भाई मैंने आपका काम आसान कर दिया, मैंने यहाँ पे कंडीशन को कॉपी भी कर दिया है। अब आपके पास कंडीशन है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन आएगा, वी एस, एक्स आर, टीवी, आरपी। देखो आपके पास मुद्दा है वी एक्स का। अब एक बार बताओ, v के राइट को तीसरा यहाँ पे x बैठा है, कंडीशन आपके पास फिक्स है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये आपका v है और v के राइट को तीसरा x बैठा है, सॉरी s दिया है। तो v के इमीडिएट राइट में कौन बैठ गया, s बैठ गया। फिर एक पर्सन छोड़ा है x और r, x के इमीडिएट राइट में r हो गया है, फिर है t और v। अब मैं कह सकता हूँ अब r से दो पर्सन छोड़ दिए, और जब r से दो पर्सन छोड़ दिए तो t और v आ गया है। फिर आपके पास मुद्दा है R और P का। अब एक बात बताओ मुझे, R और P आपके पास दिया है। अब मैं ये कह सकता हूँ भाई V से एक दो तीन पर्सन छोड़ दिए तो R और P आ गया। अब मैं कह सकता हूँ भाई P से चार पर्सन छोड़ने हैं, तो P से चार पर्सन छोड़ोगे तो Q T V S। अगला आएगा WX। जो आंसर आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, WX बनेगा। ये लो भाई, ये आपके पास आंसर हो गया है WX। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट। दिए गए सिटिंग अरेंजमेंट के बेस पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है आर इज द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका। अब एक बात तो आर साउथ अफ्रीका का नहीं है, आर कहाँ का है, इंग्लैंड का। तो मैं कह सकता हूँ ये पहला तो कैसा हो गया गलत।
दूसरा है W इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। देखो W किसका पड़ोसी है? V का। बिल्कुल नहीं है भाई, W V का पड़ोसी, ये भी गलत हो गया। कैप्टन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक दूसरे के पड़ोसी। हाँ बिल्कुल सही है भाई, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो मैं कह सकता हूँ 3 नंबर का सही है। अगला दिया है हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज द इंडियन कैप्टन। भारतीय कप्तान कौन है? अब एक बार तो भारतीय कप्तान कौन है? टी, तो आंसर आपके पास क्या है? टी। अगला है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज विद रेस्पेक्ट टू आर। आर के बिहाफ पर वेस्ट इंडीज वाले कप्तान की पोजीशन, तो आर आपके पास ये रहा। आर के बिहाफ पे वेस्ट इंडीज वाले कैप्टन की 2 पोजीशन, एक तो राइट में और एक लेफ्ट में। तो राइट को तो सेकंड है। अब एक बार तो आप ये देखो, राइट को सेकंड दे रखा है क्या? बिल्कुल। और जब राइट को सेकंड दे रखा है तो आंसर आपके पास क्या है? राइट को सेकंड, सेकंड टू द राइट। और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। देखो ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी लोड लेने वाली बात नहीं है। आराम से आप आंख बंद करके क्वेश्चन का क्या दे सकते हो? आंसर दे सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन आपके पास ये वाला दे रखा है 8 फैमिली मेंबर्स। मैं आपसे ये कह सकता हूँ भाई, ये आपके रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है, तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। देखो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जब भी आपके पास फैमिली वाला क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना है, फैमिली वाले क्वेश्चन में आपके पास 2 जेंडर आएंगे, एक तो आपके पास मेल आएगा और दूसरा फीमेल आएगा। जहां पे पर्सन मेल होगा वहां पे प्लस का यूज करोगे, और जहां पे पर्सन फीमेल होगा वहां पे माइनस का यूज करोगे। अगला मैं आपको बता देता हूँ कि फैमिली वाले क्वेश्चंस में आपको कुछ ग्राफ यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। देखो ग्राफ कैसे बनाने पड़ेंगे वो सुनो। मान लो आपके पास यहाँ पे 4 ग्राफ में बता देता हूँ, बाकी तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेंगे। एक तो आपको मान लो बनाना है फादर का और सन का, ठीक है। दूसरा आपको बनाना है मदर का और डॉटर का। तीसरा आपको बनाना है हस्बैंड वाइफ का। और चौथा आपको बनाना है ब्रदर सिस्टर का। देखो ये 4 ग्राफ आपके लिए सफिशियंट है। एक बात बताओ, अगर मैं फादर की और सन के जेंडर की बात करूं तो फादर भी मेल है और सन भी मेल है, लेकिन इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सुनो कि मैं और मेरे पापा जी की अगर मैं बात करूं तो मेरे और मेरे पापा जी के बीच में कितनी जनरेशन का गैप है भाई? 1 जनरेशन का। और जहां पे पर्सन के बीच में 1 जनरेशन का गैप होगा, आप पर्सन को हमेशा ऊपर नीचे रखोगे। ध्यान रखना है, जो ऊपर वाला पर्सन है वो हमेशा रिश्ते में बड़ा होगा, और जो नीचे वाला पर्सन है वो रिश्ते में हमेशा छोटा होगा। तो फादर में से और सन में से बड़ा कौन है? फादर। तो रिश्ते में बड़ा कौन हो गया है? फादर। और सन रिश्ते में कैसा हो गया है? छोटा। अगला है मदर की और डॉटर की बात करूं मैं, तो देखो मदर है तो कौन है? फीमेल। और डॉटर है तो ये भी कौन है? फीमेल। मदर की और डॉटर की बात करूं तो दोनों के बीच में अगेन जनरेशन गैप कितने का? 1 का। और जब जनरेशन गैप 1 का है, जो रिश्ते में बड़ा है वो तो मदर, और जो रिश्ते में छोटी है वो कौन हो जाएगी भाई? डॉटर। अगला है हस्बैंड वाइफ की अगर मैं बात करूं तो हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड है तो मेल, और वाइफ है तो कौन हो जाएगी? फीमेल। तो एक बार बताओ, हस्बैंड वाइफ का ग्राफ बनेगा इस तरीके से, क्योंकि हस्बैंड जो और जो वाइफ होती हैं वो एक ही जनरेशन में होती हैं, और जहां पे पर्सन एक ही जनरेशन के होंगे वहां पे पर्सन को ऊपर नीचे ना लिखने की बजाय आप अगल बगल में लिखोगे। अगला आपके पास है ब्रदर और सिस्टर। ब्रदर है तो मेल और सिस्टर है तो फीमेल। अब देखो फीमेल है तो ये कंडीशन, और आपको ध्यान रखना है जहां पे भी ब्रदर सिस्टर का रिलेशन आएगा वहां पे सीधी लाइन खींच देनी है, लेकिन जहां पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आएगा वहां पे सीधी लाइन खींच के दोनों साइड क्या लगा देना है? एरो आपको लगा देना है। लगा दोगे? कोई दिक्कत वाली बात है क्या भाई? ऐसा कोई भला इंसान है जिसको दिक्कत आई हो भाई? यहां तक क्लियर है मामला? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये आपके पास क्या हो गया है? थोड़ा सा ब्लड रिलेशन मैंने आपको बता दिया है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ना। ध्यान रखना है, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन 2 तरीके के आएंगे। एक क्वेश्चन जहां पे एक ही पर्सन का रिलेशन सारे पर्सन के साथ दे रखा होगा, और दूसरा क्वेश्चन जहां पे अलग अलग पर्सन का रिलेशन अलग अलग पर्सन के साथ दे रखा होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 8 फैमिली मेंबर हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं सेंटर की तरफ फेस करके, लेकिन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब आपके पास यहाँ पे मुद्दा है कि हर पर्सन का रिलेशन हर पर्सन के साथ दे रखा है। कोई किसी का चाचा हो सकता है, कोई किसी का ताऊ हो सकता है, कोई किसी की वाइफ हो सकती है, कोई किसी का बेटा हो सकता है। एक क्वेश्चन तो आपके पास ये है जब हर पर्सन का रिलेशन हर पर्सन के साथ दे रखा हो, लेकिन दूसरा पर्सन आपके पास ये है कि जब एक ही पर्सन का रिलेशन
सारे पर्सन के साथ दे रखा हो। देखो आपके पास मुद्दा है कि ईच वन ऑफ देम इज आल्सो रिलेटेड टू एम, प्रत्येक पर्सन का रिलेशन किसके साथ है, एम के साथ। मतलब अब यहाँ पे जो भी रिलेशन बनेगा वो केवल एम के साथ बनेगा। कोई एम का चाचा होगा, कोई एम का फूफा होगा, कोई एम का भतीजा होगा। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करूं तो प्रीवियस क्वेश्चंस में हर पर्सन का रिलेशन दे रखा था हर पर्सन के साथ, तो ध्यान रखना। एंड रिलेशंस वाले क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे, कोई टेंशन लेने वाली नीड आपको नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है भाई। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? आप तो सिर्फ वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा आप शेयर करो भाई, ठीक है। और कोई दिक्कत अगर किसी को यहाँ पे सर्कुलर वेस्ट में आई हो सेंटर फेसिंग में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बचा आपका ब्लड रिलेशन वाला, तो ब्लड रिलेशन वाले के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है भाई। तो दिक्कत वाली बात है क्या? ऐसा कोई भी भला इंसान है जिसको यहां तक कोई भी दिक्कत आई हो? मेरे हिसाब से भाई आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जितनी भी दिक्कत है वो सारी मैं साथ के साथ क्या करवाता चल रहा हूँ भाई, खत्म करवाता चल रहा हूँ, ठीक है। और कोई अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि मेरा जो कोड है वो लाइव कोड है अनअकैडमी पे, वो है LK10, जिसका आप बैंक, SSC, RPSC, रेलवे, UPSC, MPSC, आप किसी भी एग्जाम में क्या कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का। पटवारी, राजस्थान पुलिस, RS, जिसकी जो एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उनके लिए सारे सेशन आपके इंपॉर्टेंट है। आप लोग सिर्फ इसलिए नहीं देखते मेरे वीडियोज भाई कि मैं इंग्लिश मीडियम का ज्यादा यूज करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना है भाई मैं हिंदी मीडियम में भी डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ भाई, आपको कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात? चलो आज के सेशन को हम लोग यही खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इनसाइड आउटसाइड फेसिंग प्लस ब्लड रिलेशन वाले में, ठीक है भाई। ओके, टाटा, थैंक यू।